नमस्कार, सुप्रभात, वंदे मातरम मित्रों। मित्रों, आज आपसे बात करना चाहता हूँ भारतीय मुसलमानों की। मुसलमान को बहुत क्लियर है, ऐसे वैसे जैसे तैसे भारत को हड़प जाना है इस्लाम के नाम पे। आपको नहीं लगता है कि इस देश में एक ऐसा तंत्र विकसित हो चुका है दशकों से, जो किसी भी पिन कोड पे जब चाहे तब पत्थरबाजी करवा सकता है, आगजनी करवा सकता है। आप स्पेसिफिक हो सकते हैं, आप किन की बात कर रहे हैं? वही जो नारा लगा के आता है, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, इसी नारे के साथ में उन्मादी भीड़ आती है। तो आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं? दंगाइयों की बात कर रहे हैं। दंगे तो इस देश में जातियों के नाम पे भी होते हैं। देखिए, जातिगत राजनीतिक फायदों के लिए करवाए जाते हैं। तो क्या क्या जानते हैं आप इनके बारे में, थोड़ा बताएंगे? ये जो आज़ादी के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में 3 करोड़ के आसपास जो रह गए भारत में, और इन्हें जो रहने दिया गया है, बहुत बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है। भारत में जो मुसलमान है ये चाहता क्या है आपके हिसाब से? उसकी तात्कालिक लक्ष्य जो है, इमीडिएट गोल्स, वो भारत को एक इस्लामी देश के तौर पे देखना चाहता है। आप ये कह रहे हैं जो हमारी लोकल पुलिस है, जो प्रोटेक्टिव फोर्सेस हैं, वो फेल्ड है इनके आगे? अगर बहुत इफेक्टिवली किसी नेता ने बोल दिया कि जाओ जाके हिंदुओं को बचाओ, तो हमारे पुलिस या हमारे फोर्स को हमारे दरवाजे पे आने में कम से कम में 50 मिनट से 1 घंटा लग जाएगा। उत्तराखंड जिसको देवभूमि कहा जाता है, वहां पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान बस गए, और इन मुसलमानों को मतलब मैं देखता हूं तो इनमें और जो नेटिव भारत के मुसलमान हैं उनमें बड़ा डिफरेंस नजर आता है, क्योंकि दीज मुस्लिम्स हैव चिंकी आईज, मोंगलाइट फीचर्स हैं उनके। बट हमने वहां पे लोकल से पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि ये रोहिंग्याज और बांग्लादेशी हैं। आप जो बोले कि थोड़ा डिफरेंट फीचर्स वाले मुस्लिम भारत में आप उत्तराखंड में जो देखे हैं, यहाँ तो इन लोग जो है ना, उन्हें भारत को सराय बना दिया है साउथ एशिया के लिए। जिसका मर्जी मुंह उठाओ, साला भारत के अंदर घुस जाओ। जोशीमठ के पास में एक दुर्घटना घटित हुई थी जिसमें लव जिहाद के मामले में एक हिंदू लड़की को लेकर एक मुसलमान लड़का भाग जाता। लोगों ने विरोध किया, वहां की लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन को वहां से लोगों ने भगा दिया, जो भी मतलब वहां पे आके व्यापार कर रहे थे। बीजेपी की सरकार, बीजेपी के नेता जाकर उनको वापस वहां पे स्थापित करा। तो क्या बीजेपी, जो कि हिंदूवादी फेस के रूप में आई थी, वो प्रधानमंत्री जिन्होंने बोला था कि हमें मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है? नमस्कार, आज बेलगाम बंदा के इस एपिसोड पे मौजूद हैं वेरी वेरी इनफेमस, बहुत ही बदनाम, कुख्यात, विख्यात नसरुद्दीन शाह के भाई रिजवान सैयद बताए जाने वाले व्यक्ति। इनके वीडियोस तो आपने बहुत देखे होंगे। इनके वीडियो से होने वाली घटनाएं, दुर्घटनाओं के बारे में भी आपको जानकारी होगी। अ स्टॉन्च हिंदूवादी, अ न्यूसेंस टू सोसाइटी, श्री अन्ना जी। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। अन्ना जी, कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल, महादेव का आशीर्वाद है। तो आज हमारे पॉडकास्ट पे आप आए हैं जी आपके साथ अब हम वार्तालाप करने जा रहे हैं, तो जी इसके जी पहले यदि आप अपने परिचय को स्वयं लोगों को देना चाहें तो आप। जी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और मुझे प्रत्येक हिंदू और उनके परिजनों से अथाह प्रेम है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने परिवार और मोहल्लों को सुरक्षित रखें। तो सुरक्षा के लिए जो भी कार्य करने होते हैं एक हिंदू परिवार के लिए, वो हम लोग जो है वो उस दिशा पे कार्य करते हैं। सुरक्षा किन से? आपको नहीं लगता है कि इस देश में एक ऐसा तंत्र विकसित हो चुका है दशकों से, जो किसी भी पिन कोड पे जब चाहे तब पत्थरबाजी करवा सकता है, आगजनी करवा सकता है। आप स्पेसिफिक हो सकते हैं, आप किन की बात कर रहे हैं? वही जो नारा लगा के आता है, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, इसी नारे के साथ में उन्मादी भीड़ आती है। तो आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं? दंगाइयों की बात कर रहे हैं, और दंगा वही करते हैं। तो आप स्पेसिफिकली मुसलमान बोलिए, मोमिन बोलिए, मुजाहिद बोलिए, अब जिस नाम से उनको कह लीजिए। दंगे तो इस देश में जातियों के नाम पे भी होते हैं। देखिए, जातिगत क्या होता है कि राजनीतिक फायदों के लिए करवाए जाते हैं, पर ये मैटर कुछ अलग है। इनकी जो हमला करते हैं कि गैर मुसलमानों के ऊपर हमला करना है, ये अभी आज दंगे के रूप में आप देख रहे हो, शक्ल में देख रहे हो 21वीं शताब्दी में। वरना हमला करना तो इनकी प्रवृत्ति पिछले 1200-1400 साल से इनकी प्रवृत्ति रही है। तो आपने काफी स्टडी किया है इनको। आप जिनके अगेंस्ट में हो, उसको थोड़ा अच्छे से जानने में क्या बुराई है। तो क्या क्या जानते हैं आप इनके बारे में, फितरत, थोड़ा बताएंगे? देखिए, तो मैं कहूँगा कि ये जो आज़ादी के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में 3 करोड़ के आसपास जो रह गए भारत में, ये कहते हुए कि भाई हमें इस जगह से बहुत प्रेम है, और इन्हें जो रहने दिया गया है, बहुत बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है। आज इनका सरकारी आंकड़ा, अभी तो सेंसस है नहीं, क्लियर तो आंकड़ा है पता नहीं,
भारतीय मुसलमानों के साथ साथ अब तड़का लग गया है इनको बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का भी क्वांटिटी आ गया है। तो कुल मिला के अगर आप देखिएगा तो यह आंकड़ा 35 करोड़ भी हो सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी आंकड़ा है। तो आप ये कह रहे हैं कि 1947 में जो मुसलमान भारत में रह गए, उनकी मानसिकता आज के मुसलमानों की मानसिकता से अलग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समय के साथ कभी परिवर्तित होते ही नहीं है, बदलते ही नहीं है। 7वीं शताब्दी में जो इनकी सोच थी, 15वीं शताब्दी में जो इनकी सोच थी, 1947 में जो इनकी सोच थी, आज वर्तमान में भी इनकी सोच वही है। क्या है इनकी सोच, थोड़ा विस्तार से बताएं। बहुत सिंपल है, पूरे विश्व को इस्लाम के अधीन ले आना। पूरा का पूरा विश्व जो है वो अल्लाह का उपासना करना शुरू कर दे, अल्लाह का इबादत करना शुरू कर दे। ये देर सवेर ऐसे वैसे एन केन प्रतिकेन प्रत्येक मुसलमान, साधारण से साधारण मुसलमान, वो आपका ऑफिस स्टाफ हो सकता है, कैब ड्राइवर हो सकता है, ठीक है, करोड़पति बिजनेसमैन हो सकता है, दुकानदार हो सकता है, पर प्रतिपल प्रतिदिन वह हर वो काम करता है जिससे इस्लाम को बढ़ावा मिले, मजबूती मिले और उसको विस्तार मिले। क्या है वो काम? कई तरीके से हैं। जैसे? बस सिंपल सी बात है, हर मुसलमान सुबह से लेकर शाम तक जो है वो पैसा जनरेट करता है, अपने पैसे का 2.5% जकात दे देता है। वो जकात कई तरीके से यूज होता है, दैट इज ऑल्सो वन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। वो उनकी प्रेस्क्राइब्ड कंट्रीब्यूशन है कि आपको देना ही होगा। जकात देना गलत है? देखिए, जकात देना गलत नहीं है, ठीक है। फंड्स यूज कहाँ हो रहे हैं ये लोग कभी उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं। कभी जाके अपने उलेमाओं को ये नहीं पूछते हैं कि हमने जो तुम्हें पैसे दिए थे, ठीक है, अभी 1000 रुपया दिया हो या 10 करोड़ रुपया दिया हो, इसके तुमने मदरसे बनवाए, यतीम खाने बनवाए, बेवाओं के पीछे में पैसे खर्च किए, या बम फोड़वाए, या दंगे करवाए, या हथियारों के वकील खड़े किए, ये नहीं अकाउंटेबिलिटी तय करते। दे आर जस्ट ओके विथ वॉट एवर हमारा उलेमा कुछ भी करता है, हमने पैसे दे दिए, बात खत्म। हिंदुओं जैसे नहीं है कि वहाँ कितना खर्चा हुआ, नहीं ये वाला भंडारा में दाल तो इतना रुपया केजी का, माइक्रो मैनेजमेंट में कभी नहीं पढ़ते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ये लोग। तो ये उलेमा क्या करते हैं? ये काम हिंदू उलेमा समझता ही नहीं है। उलेमा शब्द का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये कितनी बड़ी जमात है, ये काम हिंदू को ये सब चीज़ों की समझ ही नहीं है। दे आर प्रीचर्स, वो इस्लाम सिखाते हैं लोगों को, उसके लॉज होते हैं, उसके नियम कायदे होते हैं, ठीक है, फिर उसकी बिहाइंड की लॉजिक होती है, उसके बिहाइंड की रीजनिंग होती है। तो वो बताते हैं कि भैया पैजामा का लेंथ छोटा क्यों होना चाहिए, मूछ क्यों नहीं होनी चाहिए, सिर्फ दाढ़ी क्यों होनी चाहिए, सर के बाल छोटे क्यों होने चाहिए, ठीक है, खड़े होकर क्यों नहीं पेशाब करना चाहिए, बैठ के क्यों पेशाब करना चाहिए। ये सब टीचिंग्स जो है ना इस्लाम के, वो ड्रॉ ये करते हैं कि भाई उनके जो मैसेंजर हैं उन्होंने अपने जीवन काल में क्या किया है, वो उनको सबसे टॉप मोस्ट श्रेष्ठ व्यक्ति मानते हैं धरती पे। तो हर मुसलमान को वो सिखाते हैं कि तुम्हें उनको फॉलो करना है, उनकी लाइफस्टाइल को फॉलो करनी है, ठीक है। तो somebody हैज टू टीच अ कॉमन मुस्लिम इन दिस, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इससे होता क्या है? देखिए क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो है ना लक्ष्य से लोग भटक जाते हैं। इनके साथ भी यही वाला चक्कर रहा है, मतलब मकसद भूल जाना। कह रहा हूँ इनका काम है इस्लाम का विस्तार देना। अभी शायद क्या करते हैं ये लोग, अपने कोई टुच्चे नेता को पकड़ते हैं, उल्टा सीधा बयानबाजी करवा देगा, ठीक है। बयानबाजी करवाने के बाद में क्या होता है कि ये हिंदुओं को उकसा देते हैं कि भैया हमें कूटो, हमें मारो, जैसे 15 मिनट वाला बयान था। हाँ, माने ये हिंदुओं को उकसा देते हैं। ये अपने नेता, छोटे मोटे टुच्चों, इनसे उलेमा बैकग्राउंड में बैठ के करवाते हैं, ठीक है। हिंदू भी बोलते हैं कि ठीक है भैया तुम शुरू किए हो तो अब झेलो, तो पलट के जवाब दी जाती है। कभी कभी थप्पड़ थोड़ा कस के मार दिया जाता है। तो ये क्या करेंगे, ताबड़तोड़ वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी अपनी जली हुई बस्तियों के, रोते हुए औरतों के, बच्चों के, इनकी कराएंगे, और उसके बाद फ्लाइट पकड़ पकड़ के भागेंगे मिडिल ईस्ट। वहाँ पे एल्बम दिखाएंगे शेख लोग और बोलेंगे देखो कि हम कितने बड़े विक्टिम हैं, हम लोगों को पैसे दीजिए, हमें संसाधन दीजिए, हम जी नहीं पा रहे हैं इन लोगों के बीच में। वो पैसे उठाते हैं, उन पैसों से इनके बड़े अय्याश वाली जिंदगियां चलती है। कभी इनके बड़े उलेमाओं के दिए देखे कि इनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके बिजनेस इंटरेस्ट क्या है। अरे वो एक अलग ही बाजार सजा हुआ है वहां पे। तो भारत में जो मुसलमान है
जी ये चाहता क्या है आपके हिसाब से? भाई सीधी बात है, उसकी तात्कालिक लक्ष्य जो है, इमीडिएट गोल्स, वो है कि वो भारत को एक इस्लामी देश के तौर पे देखना चाहता है। अब आप जरा एक चीज सोचो, जस्ट एक इमेजिन करो, ऐसे तो हम आप जैसे लोग रहते हुए कभी इनका ये सपना पूरा होगा नहीं, ठीक है। अगर इमेजिनेशन में भारत को इस्लामी राष्ट्र बना दिया, एक इस्लामी मुल्क बन गया, भारत की पॉपुलेशन कितनी? 140 करोड़। पाकिस्तान की कितनी? 30। बांग्लादेश 30। 200 करोड़ का देश, 350 न्यूक्लियर वारहेड। समझ रहे हैं कि पूरे की पूरी दुनिया और ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में क्या तमाशा खड़ा होगा, किस दानव को आप पैदा करोगे अगर भारत इस्लामी देश बन गया। तो वो ना चीन को कुछ समझेगा, ना रूस को कुछ समझेगा, ना अमेरिका को कुछ समझेगा। भारत बहुत क्रिटिकल है उनके लिए। तो उनका तात्कालिक लक्ष्य, इमीडिएट गोल्स ये है कि भारत को वो इस्लामी देश बनाए। इसकी प्रक्रिया मैं 1 मिनट यहाँ ऐड करना चाहूंगा। अभी के जो हिंदू है वो सन 47 वाले हिंदू नहीं है कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारा, हम अपना दूसरा गाल भी आगे कर दिए कि ले भाई और मार लो। अभी का हिंदू ऐसा है कि अगर आप पे हाथ उठाए वो हाथ उतार देगा आपका। तो वी आर नाउ वेरी अ डिफरेंट लॉट। उनको बहुत क्लियरली गोधरा के वक्त में, जो कि इस शताब्दी के शुरू में 2002 के समय में मुसलमानों को समझ में आ गई, इस पीढ़ी से जो बाबरी रौंद के जवान हुए हैं, उस पीढ़ी से हम हिंसा में नहीं पार कर पाएंगे, हम हिंसा में इनसे जीत नहीं कर पाएंगे। तो मुसलमान मताधिकार से भारत हड़पना चाहता है। वो पर्टिकुलरली अपना पॉपुलेशन ऐसा प्लेस किया है और पॉपुलेशन रेट ऐसा मेंटेन कर रहा है जहां वो चुनावी राजनीति को वोट के बल पे असर डाल सकता है। और अगर भारत में कभी कोई मुसलमान प्रधानमंत्री आ गया, वो सर्वधर्म वड़ा पाव के चक्करों में नहीं फंसेगा, वो सीधे हमारे ऊपर हमला होगा, हमारे धर्म, हम हिंदुओं के ऊपर में, तब सरकार हम पर हमला करेगी, जैसे पाकिस्तान में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है। तो हिंदुओं को बहुत सावधानी से आने वाले वर्षों में रहना होगा। आप ये कह रहे हैं कि जो भारत के मुसलमान हैं जी, वो हिंदुओं के लिए खतरा हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वो खुले मंचों से नारा देते हैं, वो चीख चीख के पुकार कहते हैं। ओवैसी की बात कर रहे हैं? देखिए ओवैसी क्या है, एक फेस है उन्हीं का समाज का। वो हमको तो नहीं सुना रहा, वो अपने वोटर्स और अपने कैडर्स उन्हीं को बता रहा है ना मंच पे खड़ा होके, और वही बातें बता रहा है जो उसके जो है चाहने वाले सुनना चाहते हैं। तभी तो इतनी सीटियां बजती है उसकी रैलियों में। तो उनके अंदर वो मानसिकता है, इट इज प्रेजेंट। हमें एक्नॉलेज करने में हम क्यों शर्मा रहे हैं? तो आप ये कहते हैं कि हिंदुओं में भी ओवैसी जैसे लोग होने चाहिए? देखिए एक बात हम बता रहे हैं, हम लोगों के नेता लोग जो है ना दलाल लोग हैं। मैं इनको नेता ही नहीं मानता हूँ। लगभग सभी, लगभग में सब में मतलब छोड़ दीजिए, गृह मंत्री प्रधानमंत्री भी आ जाते हैं। छोड़ दीजिए, हर कोई किसी ना किसी तरीके से जो है ना दुकानदार बना बैठा हुआ है। ओवैसी को कभी भी आपने देखा है कि वो अपने मुसलमानों के हितों के साथ में कॉम्प्रोमाइज करते हुए, इस्लाम के विस्तार पे काम नहीं करते हुए, वो अपने दीन के प्रति एक समर्पित नेता है। हम हिंदुओं के पास में कितने ऐसे नेता हैं? मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। असम के एक राजनेता है बदरुद्दीन अजमल, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अथाह पैसा है, काउंटलेस, बहुत सारे एसेट्स है, अनइमेजिनेबल वेल्थ। जैसा एक सन्यासी योगी जमीन पे सोता है ना, एकदम से 2 कपड़ों में पूरी जिंदगी निकाल लेना, खाली पैर रहना, सादा खाना खाना, उस तरह का आदमी है वो। तो वो मुसलमानों के लिए क्या करता है? उसने ऐसे ऐसे नेटवर्क खड़े कर दिए हैं कि आपको बंगाल और आसाम बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्या कह रहे हैं आप ये? जी हाँ, अगर बांग्लादेश ग्रेटर बांग्लादेश पे उतर आया तो असम के सांसद बदरुद्दीन अजमल के बनाए हुए सारे मदरसे और मस्जिदों का नेटवर्क अति कारगर सिद्ध होगा इन गोल्स के प्रति। और कहाँ पे हैं ये मदरसे? देश भर में है। सबसे बड़ा नेटवर्क तो आप लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लेके बैठे हो। अरे सारा खेल का मदारी जो है वो तो आप अपने बैकयार्ड में, अपने उत्तर प्रदेश में, आपके नाक के नीचे सहारनपुर में, देवबंद में आप लेके बैठे हुए हो। दारुल उलूम देवबंद जमीयत समझते हैं? जी जी बिल्कुल। जमीयत इस्लामी आजादी के समय ही बन चुका था। उसके बाद
जमीयत पाकिस्तान बना, फिर जमीयत कश्मीर बनी, फिर जमीयत हिंद बनी। वो गजवाए हिंद से जो कनेक्टेड है। इन लोगों ने एक हदीस निकाल दी है कि भाई भारत को इस्लाम पे जो कैप्चर करेगा, ठीक है, वो सीधे जन्नत में निकलेगा। अभी इनके उलेमाओं में आधे लोग बोलते हैं कि भैया ऐसा कुछ है नहीं, आराम से रहो, तो हो सकता है कि वो आपको केयरलेस बना रहे हो। और दूसरे बोलते हैं कि खुले तौर पे बोलते हैं कि हम तो करेंगे ही तेरे को। तो आपको सजग रहने में, केयरफुल रहने में, प्रिपेयर्ड रहने में क्या खराब है, क्या गलत है? तो भारत में आपने बताया उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार की नाक के नीचे देवबंद जो है देवबंद उलेमानी है, मैं राइट? हाँ हाँ, देवबंद उलेमानी एक ब्रेकिंग इंडिया का प्रोपोगेंडा रन कर रहा है, और उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं इस समय तो सुधरे हुए चल रहे हैं, वो उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। क्या, और एक प्रश्न और, क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बाकी प्रदेश के मुसलमानों से आप किस कैटेगरी में रखते हैं? उत्तर प्रदेश वाले सारे ज्यादा जाहिल है, ठीक है, दीन के प्रति ज्यादा समर्पित है, ज्यादा कट्टरता है इनमें, कमीनापन तो प्रचंड है, भयंकर रूप से कमीने होते हैं, ठीक है, दगाबाजी, धोखाबाजी, ये सब चीजों में जो है ना। और एक्टर्स या ऐसा एक्टिंग कर लेंगे कि आपको विश्वास दिला देंगे कि इससे मासूम बच्चा ही कोई और नहीं है। पर दुर्दांत ज्यादातर वो केसेस जहां पे बहुत खतरनाक किस्म से हत्याएं हुई है, आप निकाल के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में ही वो सब बॉडीज रिकवर हुए हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी फेरोशियस एंड वेरी वायलेंट काइंड ऑफ ब्रीड। क्या आप ये नहीं मान सकते हैं कि मुसलमानों के साथ किसी तरीके से कोएग्जिस्ट किया जा सकता है? तो बहुत छोटे चीज है बस। उनका कुरान क्या कहता है? कोई एग्जिस्टेंस है वहां पे? हम लोग क्या होते हैं, हम लोग कौन होते हैं ये सब चीजों पे मैंने जो है डिसीजन लेने का? डिसीजन तो उन लोग लिए हुए हैं कि देयर इज नो को एग्जिस्टेंस। तो लोगों को तो क्या वी आर करना बीइंग चाहिए? फोर्स्ड। तो लोगों को करना क्या चाहिए? कन्फ्रंट करो। हाउ? जिस तरीके से जहां से निकला वापस भेजो उसको रेगिस्तान में, उसकी जो जगह है वहां रखो उसको। पर वो तो कहते हैं हम यही के हैं, हमारे बाप दादा हिंदू थे, हम कन्वर्ट हो गए। देखो, आप यहाँ के हो सकते हो, आपके बाप दादा यहाँ के हो सकते हैं, आपकी फेथ यहाँ की नहीं है, वो इंपोर्ट है। क्रिश्चियनिटी एक इंपोर्ट है, ठीक है, ये एक इंपोर्ट है, बाहर से आया हुआ है। आप कोई बौद्ध धर्म नहीं हो, सिख धर्म नहीं हो, जैन धर्म नहीं हो कि इसी धरती से आप निकले हो। तो आप फेथ को इंपोर्ट करना चाहते हैं कि व्यक्ति को इंपोर्ट करना नहीं, चाहते हैं? देखो, फेथ उत कुछ नहीं है, ये एक रिलीजन और फेथ वाला चक्कर ही नहीं है। इट इज बेसिकली अ पॉलिटिकल सिस्टम। मैं 1 मिनट, मुझे 2 मिनट दे दो। शासन करने के बहुत तरीके होते हैं। अभी हमारी इंडिया जो है, हमारे भारत जो है, एक वेस्टर्न डेमोक्रेसी को शासन का तरीका लेके चल रहा है, ठीक है। देयर इज रशियन कम्युनिस्ट वे ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, कम्युनिस्ट वे ऑफ गवर्नेंस है। देयर इज अरबिक शरिया वे ऑफ गवर्नेंस, वो भी एक शासन करने का तरीका है। तो बेसिकली एक पॉलिटिकल सिस्टम है इस्लाम। ये शुरू में अपने आप को जो है पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बताता है, ये रिलीजन के नाम लेकर, रिलीजन के नाम पर मिलने वाले बेनिफिट्स को लेकर, डाउट्स का मिसयूज करके ये अपने आप को स्थापित करता है, और एक बार स्थापित होने के बाद में अपना पॉलिटिकल चेहरा दिखाता है और शासन व्यवस्था लागू करता है, जो कि है शरिया। इनके सारे कानून, इनके सारे पद, सब कुछ बने हुए हैं। आज आप जज बोलते हो, उनके काजी होते हैं, वो इस्लामिक लॉज के हिसाब से पनिशमेंट्स रोल आउट करेगा। तो मुझको ये बताइए कि तो देखिए, एक चीज है, द फाइट इज मोर अगेंस्ट दिस पॉलिटिकल सिस्टम उनकी। you are fighting a political system that Yes. has been fabricated as a As religion. a religion. ओके, तो मुझको ये आज जैसे को एग्जिस्टेंस उनमें नहीं है जी। क्या आप ये सोचते हैं, आपको लगता है कि भारत की प्रचंड विचारधारा जो सदियों सदियों से चली आ रही है, इसके द्वारा, यहाँ के ज्ञानियों के द्वारा, यहाँ की जो कह सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो इनके मन को बदल नहीं सकता या हमें बचा नहीं सकता? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर इतना पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन बना के गए हैं। आप लोग दिमाग में एक बात वेरी क्लियरली ले लो, अगर आप डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज, इन सब चीज़ों की बात करते हो, ठीक है, मुसलमान सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस को मानता है। दूसरा बाकी सारा डॉक्यूमेंट से जो है ना, वो अपना पिछवाड़ा साफ करे। 1-2 टके की वैल्यू नहीं है किसी भी लैंड ऑफ लॉ और किसी भी लैंड ऑफ रूल के लिए।
जो उनके मैसेंजर ने बता दिए, जो कायदे बता दिए, वही उसका सुप्रीम है। ठीक है, तुमको जीना है, प्रोपगेट करना है, कल नहीं तो आज नहीं तो कल हम अपना शरिया शासन लागू कर लेंगे, तब तक वो कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, साइलेंस बाई कर लेगा, अगर वो बैकफुट पे भी है। जैसा यूपी के बारे में आप बोल रहे हो कि बैकफुट पे है, ठीक है, वो भी स्ट्रेटेजिक होती है इनकी। ठीक है, दे आर स्ट्रेटेजिकली उन लोग अभी साइलेंट है और यहाँ कब पे। ये वायलेंट होंगे? कोई टाइम, कोई डेट, कोई ईयर? देखिए, दे विल ट्राई एवरीथिंग एवरीथिंग 2027 में कि योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बने। ठीक है, क्योंकि उनके बहुत सारे जो नीति योजनाओं में जो है ना, जितने जो डर्टी वर्क्स है उन लोगों के, वो सब में योगी जी बाधक बन गए हैं। बहुत सा चीज इनका रुक गया है, बहुत सा चीज डिले हो गया है, बहुत सा चीजों को अब ये यूपी के बाहर ले जाके कर रहे हैं। ठीक है, योगी जी के माइक्रोस्कोप में आना नहीं चाहते हैं लोग, तो ये जस्ट चाहते हैं कि कैसे भी करके इनकी कम्युनिटी के भलाई के लिए कि हम योगी नहीं चाहिए, एंड इस चीज के लिए वो लोग वोट पोलराइज करने के लिए, ठीक है, मुसलमानों के अंदर, क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक दंगा हुआ, हिंदू प्रतिकार करेगा, हिंदू का जो प्रतिकार है उस प्रतिकार को दिखा के मुसलमान बस्तियों में भय दिखाया जाएगा और बोला जाएगा कि बस इस आदमी को भेजो यहाँ से, हटाओ। तो बल्क में कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स के लिए ये हिंसा प्लान कर सकते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में ये बात कह रहा हूँ। और एक बात है, अन्य स्टेट से यहाँ की इंटेलिजेंस अच्छी है, और यहाँ पे जो रिवर्ट बैक जो होती है, अगर मान लीजिए कोई इनपुट मिली कि कहीं पे कुछ गड़बड़ होने की है, तो शासन यूपी का अभी का जो जैसा चल रहा है, इस वक्त जो चल रहा है, ठीक है, उसका टर्न अराउंड टाइम जो है बहुत इफेक्टिव है, लेजी नहीं है, सुस्त नहीं है, प्रक्रिया तुरंत मिल रही है। ठीक है, तो ये चीजों को डैमेज कम कर सकते हैं। पर दारुल उलूम देवबंद के मन में क्या है कोई नहीं जानता। इनकी तैयारियां बहुत बहुत ज्यादा डीप है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। उत्तर प्रदेश एज अ स्टेट के बारे में मैंने पिछले बार एक बार आपसे बात की थी, लखनऊ के बारे में बात किया था कि लखनऊ में आपको एक मकड़ जाल में फंसा लिया गया, भाग नहीं सकते हो शहर से। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई हाईवे जो दूसरे स्टेट्स को कनेक्ट करती है, सपोज कीजिए दिल्ली के तरफ, मध्य प्रदेश के तरफ, बिहार के तरफ, हर जगह ये लोग रोड्स को ब्लॉक कर सकते हैं, हाईवेज को। सभी उत्तर प्रदेश के लगभग हर शहर के आपको रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास इनकी घनी आबादी जो कभी भी पथराव कर सकती है, आगजनी कर सकती है, बस स्टैंड को जो है बंद करवा सकती है, या रेलवे स्टेशन को जो है लोगों को कट ऑफ कर सकती है। ठीक है, ऐसे जगह में लगभग हर शहर में आपको दिखेगा, रेल पटरों के बगल में। तो आपकी मूवमेंट्स रोक सकते हैं, या आपको चौक करके एक जगह में रोक सकते हैं। ठीक है, इनके पास में प्रत्येक उत्तर प्रदेश के हर पिन कोड में पथराव करने की क्षमता है। क्या आप लोग चेक नहीं करते हो कभी कि वो कौन सी गाड़ियां हैं जो 20,000 10,000 की भीड़ को जो है ला के पहुंचा देती है, ये लोग वापस कहाँ गायब हो जाते हैं, इनकी लॉजिस्टिक्स क्या है, होनी चाहिए। ठीक है, नेपाल बॉर्डर मदरसों से भरा पड़ा हुआ है, बड़े बड़े, उन कमरों के अंदर स्टूडेंट्स है, असला है, क्या है कोई नहीं जानता। आपके उत्तर प्रदेश के अंदर में क्या ऐसे जोन्स नहीं है जहां पे पुलिस जीप जाती नहीं है? बहुत सारे लखनऊ में ही है, पुलिस जीप जस्ट जाती ही नहीं है, जा ही नहीं आपको पाएगी, जो पतली गलियां हैं। नहीं, आपको सिर्फ बता दिया जाता है कि हाँ हाँ वो मैटर सब हो गया है, ठीक, जीप वहां से घूमती है और लौट आती है। अंदर जाके देखने पे बहुत सारे टेरिटरीज ऐसा है कि पुलिस भी शायद वापस जीवित ना लौट पाए। क्या ये स्टेट विद इन स्टेट शरिया जोन विद इन दिस कंट्री नहीं है? कह तो सकते हैं। एंड दे हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड इट व्हाइल यू वर रोमिंग इन द मॉल्स। तो आप ये समस्या बता रहे हैं, इस समस्या का निवारण क्या है? क्या हिंदू संगठन, आरएसएस, बजरंग दल, ऐसे संगठन किसी काम नहीं आ सकते? मैं बहुत सारे संगठनों का कार्य देखता हूँ, और मैंने बाहर से उन लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कोई हमारा हिंदू संगठन जो है जमीन बचा रहा है, कोई लड़की को बचा रहा है, लव जिहाद के केसेस को बचा रहा है, कोई मंदिर बचा रहा है,
ठीक है, कोई लीगल असिस्टेंस दे रहा है हिंदुओं को, कोई जमीनों का अपना रिक्लेम कर रहा है, हेरिटेज को रिक्लेम कर रहा है। हिंदू अलग अलग तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं, नो डाउट्स अबाउट इट। ठीक है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो अपने स्तर पे जितना जो भी काम करता हो। ठीक है, मैं हर किसी का अभिनंदन करता हूँ, पर प्रतिकार क्या होगा? अगर तुम्हारे कॉलोनी के ऊपर में 50,000 की भीड़ उठ के आ गई, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी मैकेनिज्म है? मैं दो टूक पूछ रहा हूँ, कुछ बातों को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हिंदुओं को बचाए रखने के लिए और मेरी सुरक्षा के लिए, मैं एक टैक्स पेयर, जो भी अच्छे लोग हैं समाज के, उनको सुरक्षा देने के लिए स्टेट पुलिस है, सीआरपीएफ है, रैपिड एक्शन फोर्स है, इंडियन आर्मी है। ठीक है, बहुत सारे कुछ है, मैकेनिज्म बहुत सारा कुछ है। अगर पहली क्या होती है कि कोई भी डिस्टरबेंस होती है तो पहले एक रिपोर्ट आती है कि पुलिस के पास में कि ऐसा ऐसा हुआ है। एक एरिया के लिए दो सबसे मेन जो लोग होते हैं, एक होता है मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के पोस्ट में जो है, और दूसरा है शहर एसपी जो है, आईपीएस जो है। ये दोनों का बहुत कम ऐसा रहता है कि इनके आपस में क्लैश हो। यह मिलके वहां का नेता को बताते हैं कि ऐसा ऐसा चीज हुआ है, हमें करना क्या है। नेताजी ने अगर बोला कि लठ बजाओ और भगाओ इनको, तब आपको टीवी पे दिखता है ये लोग रोड में बैठे हुए हैं और मार धबड़ धबड़ ऊपर से डंडे पड़ रहे हैं। पुलिस पूरी तैयारी फिर उस हिसाब से करती है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता ने बोला 50 हिंदू मर जाए फर्क नहीं पड़ता है, एक मुसलमान नहीं मरना चाहिए। तो पुलिस क्या करेगी? मुसलमान पथराव कर रहा है, मार रहा है, पुलिस जूते खा के भी रोड पे भाग रही है, पलट के फायर नहीं कर रहा है, यहाँ पे गन टंगा हुआ है और उसको ऑर्डर नहीं दी गई है। पुलिस की ट्रेनिंग क्या होती है? डिसिप्लिन आना। रोड पे जूता खाएगा पर अपना गन निकालेगा नहीं, हो ये उसकी डिसिप्लिन है, जिसका नेतागण मिसयूज करते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि जब वो आपके कॉलोनीज को अटैक कर सकते हैं, वी हैव डन वर्क, हार्ड वर्क, एंड हम लोग प्रॉपर वर्केबल सॉल्यूशंस उठा के आए हैं, जहां पर आपको हम लोग ये पूछते हैं कि एज अ इंडिविजुअल किस कैपेसिटी में काम करना चाहते हो? तुम अपने कैपेसिटी तय करो। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी सुरक्षा करूं, अपने परिजनों की सुरक्षा करूं, मेरा अपना मकान की सुरक्षा कर लूं? तो हम पूछेंगे तुम्हारा मकान कहाँ है? जमीन लेके आपने घर बनाया हुआ है या अपार्टमेंट है? ठीक है, उसके बाद में अपार्टमेंट है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपका रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को भेजिए हम लोगों के पास में। हम लोग प्रोटोकॉल्स और एसओपीज बना के देंगे कि आपको अपने सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाने होंगे। ये बातें प्राइवेट में होती है, कार्यालय आइए, कार्यालय में बैठ के बात कीजिए। लखनऊ हमारा कार्यालय एक कार्यालय है, दिल्ली में हमारा एक कार्यालय है। ठीक है, हम लोग पुणे में भी काम कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं जी कि जो हमारी क्या कह सकते हैं लोकल पुलिस है, जो प्रोटेक्टिव फोर्सेस हैं, हाँ, वो फेल्ड नाउ है कमिंग इनके बैक, आगे। नहीं नहीं, नाउ कमिंग बैक। अगर बहुत इफेक्टिवली किसी नेता ने बोल दिया कि जाओ जाके हिंदुओं को बचाओ, तो हमारे पुलिस या हमारे फोर्स को हमारे दरवाजे पे आने में कम से कम में 50 मिनट से 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, भीड़ 20 मिनट में खत्म करके निकल जाएगी आपको। आप अपना पहला 45 मिनट्स के लिए क्या तैयारी कर रहे हो? प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को क्वेश्चन करना चाहिए कि अगर कभी ऐसा इंसिडेंट हो गया कि हमारे कॉलोनी के ऊपर एक झुंड आके अटैक कर दी है, हम पहला 45 मिनट कर क्या रहे हैं? वहां कोई फोर्स नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। वहां अगर आपको कोई चीज चाहिए होगा तो वो ब्लिंकिट पे, जेप्टो पे आप 10 मिनट में वहां के आपको घर पे देगा नहीं। आपको पहले से उन चीजों को अपने पास रखना पड़ेगा। वो क्या चीजें हैं जो लीगली आप अपने पास रख सकते हो? मैं आपको कोई इलीगल काम करने के लिए नहीं कह रहा हूं। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइए, लीगली बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करिए। बॉटम लाइन ये कह रहा हूं, उनको 500 का भीड़ लेके आना है, 5,000 का लेके आना है, 50,000 का भीड़ लेके आना है, आ जाओ। पर हमारी कॉलोनी में अगर आए, तुम वापस नहीं जाओगे। क्या आपने ऐसी व्यवस्था की है? जब उनके कॉलोनी से पुलिस नहीं वापस लौट सकता है, तो आपके कॉलोनी पे अगर कोई भीड़ आती है, आपके पास क्या व्यवस्था है कि वो वापस नहीं जाए? स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। 2025 में अभी हमारी बातें थोड़ा उल जलूल लग रही होगी, मैं जिन बातों को कह रहा हूं 2035 में आप जी रहे होगे इन चीजों को। आगे का टाइम बहुत वायलेंट फेज होने वाला है। स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज थिंग्स।
आपने जो बात कही उस हिसाब से जो भारत का मुसलमान है, उत्तर प्रदेश का मुसलमान है, जी, वो अभी प्रिपेयर कर रहा है हिंदुओं के जेनोसाइड के लिए। यस, मोर और लेस मैं कह सकता हूँ, यू आर करेक्ट। मतलब ये आपका क्लेम है, मैं सिर्फ आपको कोट करने का प्रयास कर रहा हूं। मुझको ये बताइए, क्या आपको यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन पे, भारत की पुलिस फोर्सेस पे, आर्म्ड फोर्सेस पे इतना विश्वास नहीं है? और जैसे कि अगर 50,000 की भीड़ इकट्ठा भी होती है तो बिना लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के इंफॉर्मेशन के उनके नाक के नीचे से तो होता नहीं है, क्योंकि आज के समय में अगर मान लीजिए 50 लोगों का भी कोई समूह जुड़ रहा है या 50 लोगों की भी कोई झुंड बनता है या लोग जुड़ते हैं, तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स इतनी एक्टिव रहती हैं जो कि उनको खबर हो जाती है। तो क्या लगता है कि 50,000 लोग जुटेंगे, उसके पहले लोगों को खबर नहीं हो पाएगी? क्या दिल्ली दंगों के बारे में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स को खबर नहीं थी? एलआईयू को खबर नहीं थी? क्या वहां के पुलिस प्रशासन को इस बात की खबर नहीं थी, भनक नहीं थी? मदरसाज एंड उलेमास हैव देयर ओन सिस्टम एंड नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। ये ज़्यादातर वर्बल होती है, और वो सिस्टम जो है इनका हमारे स्टेट, हमारे सेंटर के सिस्टम से मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा एफिशिएंट दिख जाती है। तो यस, देयर आर फेलियर्स, ठीक है, दे आर बेटर नेटवर्क्ड व्हेन इट कम्स टू पास अ मैसेज एंड मोबिलाइज अ क्राउड। आपको पेपर वर्क करनी पड़ती है, गाड़ियां मंगवानी पड़ती है, तब ना फोर्स भेजोगे, ठीक है। उनके एक एक ऑटो में सारा 7-7 8-8 लोग लद के पहुंच जाएंगे जब पहुंचना होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि स्टेट की बॉडीज, जो लोकल रिलीजियस बॉडीज हैं, उनके आगे बहुत छोटी हैं, शायद इसीलिए सीधा नहीं टकरा रहे हैं। आप एक बात बताइए ना, सिंपल सी बात बता रहे हैं। 2 पावर सेंटर है एक लोकेलिटी के अंदर। सपोज कीजिए कि लखनऊ के ही एक कोई, आप कोई भी जो मर्जी आप लोकेलिटी ले लो, उस लोकेलिटी का एक पुलिस स्टेशन है। उसका काम है सभी नागरिकों को सुरक्षित रखना, सबका जो है सेफ्टी का ध्यान रखना। तो पुलिस स्टेशन में क्या रहता है, आप मान के ही चलो कि 15 20 50 40 गन्स रहेंगे, काफ़ी सारे बुलेट्स होंगे उनके पास में। चलाने वाले उनके पास हैंड्स है जो कि ट्रेंड लड़के लोग हैं, ठीक है। कांस्टेबल वगैरह भी जब फायरिंग पे उतरते हैं, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा के लगातार फायर कर सकते हैं लड़के लोग, ठीक है, केपेबल लोग हैं, ओके। दूसरा तरफ है मस्जिद। आप एक बात बताओ कि ये एक बड़ी आम लगता है कि पुलिस स्टेशन आर अटैक्ड, मॉब आती है पुलिस स्टेशन को सीधे अटैक कर देती है। मस्जिद को पुलिस की कभी ऐसा हुआ है कि 100 पुलिस 500 पुलिस भी जाके मस्जिद से किसी को कॉलर पकड़ के घसीट कर जो है निकाल के किसी दोषी को पकड़े? ये तो कोरोना काल में खूब हुआ है। पुलिस का ऑर्डर रहेगा तो राजनीति का जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप एक बात बता रहा हूँ, कोई कुछ करता है, उसका आप घर गिरा देते हो बुलडोजर लेके। मानसिकता कहाँ से आई है? मदरसों से आती है। मदरसों का नेटवर्क कौन चला रहा है? देवबंद में अरशद मदनी चला रहा है, ठीक है। अरशद मदनी के घर पे बुलडोजर चला दीजिए, नहीं कर रहे हो। बहुत बड़ा जो स्ट्रक्चर है इनका, आप उस स्ट्रक्चर को नहीं गिरा रहे हो। तो भारत में रोहिंग्या भी मेरे हिसाब से 4 से 5 करोड़ होंगे। देखिए, हम लोग का एस्टिमेट है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी दोनों मिलाकर जो है ना, जॉइंट पॉपुलेशन ऑफ रोहिंग्या एंड बांग्लादेशीज, ठीक है, दैट मे बी समवेयर अराउंड 10 करोड़। तो 10 करोड़ की जनसंख्या जिनके पास ना मकान है, मकान ना आधार कार्ड। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत जन के पास बहुत कुछ है। भाई साहब, देश में बहुत कुछ चल रहा है, आप समझो। एक मिनट। हाँ। एक गरीब मुसलमान है, झोपड़पट्टी में रहता है, ठीक है। नाउ महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसाइड करती है मुंबई में कि हम झोपड़पट्टी हटा के इसको प्रॉपर फ्लैट बना के एक जो है फ्लैट दे देंगे। ये बंदा जो है, जो भारत का मुंबई का मुसलमान, फ्लैट जो है वो आवेदन डालता है। आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाने का शौक है ना, सरकारी ऑफिस में एक बाबू बैठा देते हो, ठीक है, मुसलमान को सरकारी पद पे बैठा दिए। अब वो क्या करता है कि मैक्सिमम हिंदुओं का आवेदन को रिजेक्ट करता रहता है, मुसलमानों का आवेदन को पास करता रहता है। दिन भर वो उसका यही काम है, ठीक है। वैसा चलता है। इनको फ्लैट मिल गई,
क्या बहुत कम दर में, बहुत सब्सिडाइज्ड में सरकार जो गरीब लोगों को फ्लैट मिल गई। उस फ्लैट पे क्या करता है, एक बांग्लादेशी या रोहिंग्या को लेके आता है, उसको चढ़ा देता किराए पे, इसको एक फिक्स इनकम आ रही है उससे, ठीक है। ये वापस जाके किसी और बस्ती में वापस बैठ जाता है जाकर, ये अपना वो घर, अच्छे घर को यूज नहीं कर रहा है, इसको वही बस्तियों में रहने की आदत है, तो वापस जाके कोई और बस्ती में जाके खोली लेके बैठ जाएगा छोटा सा, ठीक है। बांग्लादेशी को क्या बेनिफिट है, अच्छा बढ़िया पक्का मकान, मकान मालिक लैंडलॉर्ड जो है मुसलमान, ठीक है, प्लस सरकारी वेरिफिकेशन से सब कुछ हो के वो फ्लैट जब मिला है तो उसको पकड़ने के लिए वहां पे कोई आएगा नहीं। सेफ्टी कितना ज्यादा सिक्योर हो गया है वो, भाई साहब गंद मची हुई है इस देश के अंदर। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई टीवी चैनल्स बड़े बड़े ये सब प्रोग्राम में जो लोग बात करते हैं इन सब चीजों पे, कोई क्यों नहीं बात करता है। तो भारत में यदि जो मुसलमान दंगा करेंगे, हाँ हाँ, उनके तो घर द्वार भी होंगे, और घर द्वार होंगे तो बुलडोजर तो उनके घर पे भी चल सकेगा, और चल भी रहा है। देखिए सब बहुत कुछ डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप कैसी है। बुलडोजर की जो एक्टिविटी है, ठीक है, ये कलेजा रखना और जिगरा रखना जो है ये योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं ना, बाकी सब मुख्यमंत्री लोग क्यों नहीं कर दे रहे हैं सब काम। देश में और भी तो मुख्यमंत्री लोग हैं, क्या उनके स्टेट्स में जेसीबी नहीं है, उनके पास भी तो जेसीबी सब है। ये शायद हेमंत बिश्वा ने ट्राई किया था, और मोहन यादव जी ने भी प्रयास किया इसका। प्रयास वयास नहीं होता है, इसको एसओपी बना दो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि सरकार इसी तरह से ऑपरेट करती है कि तुम करोगे तेरे घर के सामने बुलडोजर। तो ये प्रोसेस तो अगर सरकार बदलती है, हाँ। मान लीजिए योगी जाके अखिलेश आ जाते हैं, तो वो तो एक तरफ से मुस्लिम कम्युनिटी पर बड़े ले लेंगे, तो वो हिंदुओं के घर तोड़ना नहीं शुरू कर देंगे। देखिए और एक चीज ये भी है कि जो घर बनाने के नॉर्म्स होते हैं, जो हमारी सरकार निर्धारित करती है, जो हमारे संस्थान एलडी, जो भी लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है निर्धारित करती है, वो 95% लोग, 99% लोग नहीं फॉलो करते। तो सरकार बदलने पे अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम पर सरकार आ गई तो हिंदू घर तोड़ना शुरू कर देगी। देखिए एक चीज है, क्या जानते हैं, मेरा ये कहने का मतलब है कि यू ऑलवेज नीड अ फेवरेबल पर्सन इन द टॉप। आपको जो भी सीएम है या पीएम है वो आपके तरफ फेवरेबल रहना चाहिए, ठीक है, उनके तरफ फेवरेबल नहीं होना चाहिए। ये क्लैरिटी जो है बहुत ज़रूरी है पब्लिक को। और एक बात है, राजनीति अपने जगह है, और हिंदू समाज जो है ना, कोई पार्टी और सरकार और कोई पीएम सीएम इनके भरोसे कोई ऐसा ये नहीं है, ठीक है, कि अखिलेश आ जाएगा तो हम लोगों का नरसंहार हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, ऐसा भी कुछ ये नहीं है, ठीक है। दे आर जस्ट वन ऑफ अ फैमिली। इनके जैसे 50 और बड़े बड़े पावरफुल फैमिलीज यूपी में रहते हैं, ठीक है, ही इज जस्ट वन अमॉन्ग देम। तो कोई बहुत एक चीज नहीं है। मेरा ये कहना है, आप उस चीज पे तैयारी करो कि आप अपने फैमिली, अपने कॉलोनी को सिक्योर कैसे रख रहे हो इन अटैक से। राजनीति की जीवित रहोगे ना तब कर लेना, बाद में ये सब चीज करने के लिए जिंदा रहना अपने फैमिली के साथ, उसके लिए क्या कर रहे हो, उसकी क्या तैयारियां हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बताया जी। कि मौलवी और मौलाना, ये जो उलेमा हो गए, हाँ, ये हाँ, हाँ। मुसलमानों को क्या कहते हैं, भारत को कब्जा करने के लिए, पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए बढ़ा। अगर इन मौलवी और मौलानाओं के ऊपर चेक रखा जाए, या इनको सप्रेस कर दिया जाए, या यहाँ से एक तरीके से इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, इनकी इस प्रणाली को, तो क्या मुसलमानों के साथ कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल है? देखिए उनके जो थियोलॉजी है, उनका जो मत है, उसमें कोएग्जिस्टेंस है नहीं। आप उनको कोएग्जिस्ट करने के लिए फोर्स कर सकते हो विथ हेवी टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। व्हाट आर दोज हैवी टर्म्स एंड कंडीशंस? वो तो भाई अब उस समय में जैसे लोग रहेंगे, 2-4 जैसे पॉइंट अभी से काय पत्ते इस तक खोलना हैव सम विकेट सरप्राइजेस फॉर देम। आप ऐसा कह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब वो मुसलमान बहुत डर जाएं, भयभीत हो जाएं आपकी बातों से, या होते हैं? हैं? क्या आपकी बातों से मुसलमान भयभीत होते हैं, आपको लगता है? मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, अच्छा, ऐसा सिर्फ बोलते हैं वो।
मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। तो जो टीवी पे मीडिया पे कहते हैं हम खौफ के साए में जी रहे हैं, तो वो किसके खौफ के साए में जी रहे होते देखिए हैं? एक चीज़ है, मैं बोल रहा हूँ, मैंने जैसा बोला कि दे आर वेरी गुड एक्टर्स, वो अपने आप को विक्टिम दिखा रहा है, ठीक है, कुछ नहीं है ऐसा, कोई खौफ उफ नहीं है। एक बात बता रहा हूँ, बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है, बहुत डीप नेटवर्क है, बहुत हेवीली आर्म्ड है, ठीक है, माने स्टेट हैज टू इंटरवीन, सरकार ओवरऑल ही कुछ कर सकती है ओवरऑल इंडिया में हैविली आर्म नहीं है। ओवरऑल इंडिया में। सबसे ज्यादा एमुनिशंस कहाँ पे होंगी? उत्तर प्रदेश। कितनी होंगी? कौन गिनने गया भाई ये सब, फिर भी एक नंबर। नो आइडियाज फ्रैंकली स्पीकिंग। किस प्रकार के वेपन्स होंगे? अरे इनके कारीगर एक से एक धुरंधर लोग होते हैं, बस क्या क्या बना के कब क्या चलाएंगे हम लोग को कोई ये नहीं है। जैसे कट्टा तो कॉमन होगा। वो तो ठीक है, हाँ, तो कट्टा दैट तो इज कॉमन है। तो दैट पार्ट ऑफ लाइफ है, दैट इज वो द तो हार्ट इनका बीट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड हाँ बिहार एंड ऑल। ठीक है। तो कट्टा हो गया, फिर पिस्टल्स में या ऑटोमेटिक वेपन्स भी हैं? यस 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 यस, कौन सी कैटेगरी के हैं? आई डोंट नो, बट जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपने खुद के बना लिए हैं। मतलब इन्होंने ऑटोमेटिक वेपन खुद के बना लिए हैं? हाँ, रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग, ये सही है। तो अगर दंगा होता है जी जी जी, तो कौन से इलाके जो हैं ज्यादा प्रोन होंगे, मतलब ज्यादा टेररिज्म प्रोन या फिर राइट्स प्रोन होंगे फॉर द हिंदूज इन यूपी? क्योंकि भैया मैं तो यही रहता हूँ, मतलब मुझे तो देखना पड़ेगा ना कि किधर जाना किधर नहीं। सी दे हैव अ एम एंड दे हैव अ टारगेट, उन्होंने वेरी वेरी क्लियरली आपको बोल रखा हुआ है, इसमें कोई क्वेश्चन पूछने की चीज नहीं है। उन्होंने साफ बोला है कि हमारी आबादी बढ़ेगी, हमारी सत्ता आएगी, तुम कब तक राज कर लोगे, हमारा जब भी आएगा हम राम मंदिर गिरा देंगे। तो दैट इज अयोध्या। तो फर्स्ट टारगेट अयोध्या। यस, सेकंड दे विल गो आफ्टर काशी। अयोध्या हाँ, वो काशी। कॉरिडोर वगैरह जो कुछ भी है ना, दे विल गो आफ्टर दैट। अयोध्या काशी मींस मथुरा। थर्ड वुड भी मथुरा। क्वाइट पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। हाँ, बट एक चीज है, सबसे बड़ा तमाशा उत्तर प्रदेश के स्टेट के अंदर में एक अलग ही जगह में हो रहा होगा। कहाँ जानते हैं? देवबंद। हाँ, नहीं वो तो संचालक है, लखनऊ में। वो थोड़ी ना झगड़ा झंझट में पड़ेगा, वो थोड़ा पीसफुली संचालन करेगा। लखनऊ में। लखनऊ कैपिटल है, यस, अंदाजा तो आप रखिए कि कैपिटल को आप अगर 4 दिन 5 दिन का कर्फ्यू में भी अगर डाल देते हो तो तो स्टेट बिजनेस, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या असर पड़ सकता है, जस्ट आप इमेजिन कर ही सकते हो इस चीज को। मैं कह रहा हूँ नोएडा और गाजियाबाद ये घोस्ट टाउन्स। चपेट में आएंगे दिल्ली के वजह से, ये दिल्ली से सटे हुए हैं। ये तो घोस्ट टाउन्स है, और मेरे ख्याल से दिल्ली दंगों में इन इलाकों में काफी दिक्कतें हुई थी। ठीक है, यस, ये दिल्ली के सटे हुए होने के वजह से, ठीक है, ये एरियाज बहुत भयंकर डिस्टर्ब होंगे, और जबकि वो टेक्निकली उत्तर प्रदेश है, ठीक है। एंड देन यू हैव जो वेस्टर्न यूपी जो है, मुजफ्फरनगर जो आपको मुजफ्फरनगर सहारनपुर का रीजन हो गया, जो कनेक्ट करती है आपको उत्तराखंड से, ठीक है। तो अगर वो टेरिटरी अगर वो ये कर लेते हैं तो इसके मतलब है कि आप इंडिया का सर को जो है उसके कैपिटल से अलग कर रहे हो। जैसे ना मैं उत्तराखंड गया था, तो उत्तराखंड में मैं पिछले 6 साल से लगातार जाता रह रहा हूँ। 2019 में मैंने जाना शुरू किया। आई लाइक दैट प्लेस अ लॉट, और मैं जाता रहता हूँ। तो उत्तराखंड पे मैं अब जैसे कि आपका देहरादून का इलाका हो गया, नैनीताल का इलाका हो गया, इन सब इलाकों के पास में और कई जगहों पे मतलब ऑन द हिल्स हमने बस्तियां देखी जो कि मुसलमानों की, और इन मुसलमानों को मतलब मैं देखता हूं तो इनमें और जो नेटिव भारत के मुसलमान हैं उनमें बड़ा डिफरेंस नजर आता है, क्योंकि दीज मुस्लिम्स हैव चिंकी आईज, मोंगलाइट फीचर्स हैं उनकी। तो हमें लगा कि यार ये यहाँ पे कैसे हैं, क्या पुराना कोई मतलब बसे हुए हो या कुछ रीजन हो इनका यहाँ बसने का। तो पूछा गया तो वो बताए कि हम बंगाल से हैं। बट हमने वहां पे लोकल से पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि ये रोहिंग्याज और बांग्लादेशी हैं। अच्छा। तो उत्तराखंड जिसको देवभूमि कहा जाता है, वहां पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान बस गए। जोशीमठ के पास में एक दुर्घटना घटित हुई थी जिसमें लव जिहाद के मामले में एक हिंदू लड़की को लेकर एक मुसलमान लड़का भाग जाता है। लोगों ने विरोध किया, वहां की लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन को वहां से लोगों ने भगा दिया, जो भी मतलब वहां पे आके व्यापार कर रहे थे।
बीजेपी की सरकार, बीजेपी के नेता जाकर उनको वापस वहां पे स्थापित कराते हैं। तो क्या बीजेपी जो कि हिंदूवादी फेस के रूप में आई थी, वो प्रधानमंत्री जिन्होंने बोला था कि हमें मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है, आज उन्हीं की सरकार, उन्हीं के नेता, वही नेता जो जैसे आपने भगवा वस्त्र पहन रखा है, वो भी भगवा वस्त्र पहन के आते हैं, भगवा गमछा रखते हैं, आप ही की तरह टीका लगाते हैं, और हिंदुओं की बात रखने वाले लोग, हिंदुओं के साथ हो रहे जो जैसे लव जिहाद कहा जाता है आज के समय में, कोट किया जाता है, के खिलाफ में खड़े होने के बजाय वहां पे हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद करने वाले मुसलमानों के समर्थन में खड़े थे। और बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो बाहर से आके बसे हैं, जो कि भारत के नेटिव भी नहीं है, मान लीजिए कि वो नेटिव मुसलमान होते हैं, जो भारत से बाहर के आए मुसलमान हैं, उनको बचाने के लिए, उनके हकों के लिए लड़ रहे हैं। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? और एक बात और, एक टर्म होती है अल तकैया, अल तकैया के बारे में भी आप थोड़ा सा हमें बताइए। आप जो बोले कि थोड़ा डिफरेंट फीचर्स वाले मुस्लिम जो है भारत में, आप उत्तराखंड में जो देखे हैं, यहाँ तो इन लोग जो है ना, उन्हें भारत को सराय बना दिया है साउथ एशिया के लिए। जिसका मर्जी मुंह उठाओ, साला भारत के अंदर घुसाओ, देर सवेर आपके कार्ड, आपकी पहचान पत्र, ये वो एम्प्लॉयमेंट सब चीज मिल जाएगा। सस्ते लेबर के नाम पे डिलीवरी एप्स नहीं चल रहे हैं। आप सुस्त नहीं बन रहे हो, 10 मिनट में आ जा रही है, 20 मिनट में। ज़्यादातर कौन रहते हैं सब में? इन ऑपरेशंस में जो मैन पावर लग रही है, यही लोग हैं जो बड़े बड़े जो सरकारी पदों में बैठे हुए हैं। क्या वो लोग नहीं जानते हैं? समझते नहीं है? बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। महीने के लास्ट में सैलरी मिलती है, जब जो होगा तब देखा जाएगा। ठीक है, अभी से क्यों टेंशन लेना, क्यों लोड लेना? ठीक है, ये एक एटीट्यूड बन गई है। यू आर लैकिंग अ सिक्योरिटी कल्चर। चौकन्ना रहना, सजग रहना, ये आपके दादा परदादा इनके जनरेशन्स में हुआ करती थी। ठीक है, उन लोग भी तो एक से एक अंग्रेज हुआ करते थे उस समय, डकैत हुआ करते थे। दे हैव लिव्ड देयर लाइफ्स ना। घर में महिलाएं सुरक्षित हुआ करती थी ना। उनके अंदर एक सिक्योरिटी कल्चर थी जो आज मिसिंग है। रीडेवलप इट, ब्रिंग इट इनटू द सोसाइटी। राजनीति उजनीति ये सारे चीजें अपने जगह पे है। मैं हिंदुओं को सीधा सीधी, मैं अपना वाणी को विराम देने के पहले मैं इन बातों को खत्म यही बोल के कहूंगा, किसी पार्टी, किसी नेता के भरोसे मत रहो। अपनी तैयारी खुद करो। सिर्फ तुम और तुम ही, अपने परिवार, अपने परिजन, माँ बाप, बहन बेटी, इन सब का जो है ना, सुरक्षित रखने के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो तैयारी तुम ही को करनी होगी और संगठित प्रयास करो, जितने ज्यादा लोग अपने साथ मिला के। और एक बात है, आपका कोई दोस्त गोमती नगर एक्सटेंशन में रहता है, कोई दोस्त जो है कहीं विशाल खंड में रहता है, अच्छा जो आपका ये है, वो आपका साथ नहीं आएगा। आपका साथ आएगा आपका पड़ोसी। तो सबसे पहला, अगर फर्स्ट स्टेप, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप मैं बोलूंगा आज की जनरेशन को, अपने पड़ोसियों के साथ में अपना रिश्ता सुधारो। तुम्हारे दरवाजे पर अगर 50-100 कोई भी आएगा ना, तुम और तुम्हारे पड़ोसी को ही मिलकर करना होगा। तो अपने पड़ोसियों के साथ में संबंध सुधारो और ऐसा बनाओ, और खुद भी ऐसा बनो कि जिनको तुम सुबह दोपहर शाम नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी बोलते हो, तुम उनको प्रोटेक्ट कर सको। आपका पड़ोसी को अगर गला रेत दिया जाएगा, उसकी लड़की का अगर बलात्कार हो रहा होगा, तो आप क्या मूक दर्शक बन के वहां पे खड़े रहोगे? नहीं लड़ोगे क्योंकि आपकी फैमिली की नहीं है? ऐसा नहीं होता है। जब समाज में रहते हो, ठीक है, आपको अपने आप को उतना पावरफुल और शक्तिशाली बनाना होगा। तो हिंदुओं, अपने आप को मजबूत बनाओ और बहुत जल्दी से बनाओ। तो आपके हिसाब से हम इस समय डर के साए में जी रहे हैं, और आपने उपचार भी कुछ कुछ बताए। नहीं नहीं, डर वोर वाला कोई चीज नहीं है। क्या है, ये लोग नादिर साहब, अब्दली है, हैं? हर एक से एक सब इनके धुरंधर लोग जितने भी यहाँ आए ना, आए चले गए, हम लोग यहीं पे हैं अभी जो है ना। क्या इनको बात करते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारा ही देखिए, तो हिस्सा था। सुनिए, जमीन दिए है, गया है। एक तो मैं बात बता रहा हूँ, जो सबसे मेजर जो लॉस हुए हैं, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश,
ठीक है, ये गांधी और नेहरू का के वजह से जो है इतना बड़ा बड़ा जमीन हम लोग खो दिए। इसके लिए हम हिंदू कभी भी इन दो व्यक्तियों को कभी माफ नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ा बड़ा जमीन का हिस्सा जो है हम लोग खो दिए हैं। तो लेट अस बी वेरी क्लियर कि जो है आपके हाथ में, जो पैर के नीचे जो जमीन है, कम से कम उसको साफ सफाई करके खड़े रहो, गंदी जगह पे मत रहो, जगह गंदा हो रहा है। तो अंत में आप यूथ को, समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और ये भी आप थोड़ा क्लियर करें कि लोग आपको सैयद रिजवान नसरुद्दीन शाह के भाई बताते हैं, तो आप बताएं कि वो आपके मामा के लड़के हैं कि अरे नहीं भाई, आपके साले के लड़के हैं? थोड़ा कंफर्म कर दीजिए। मुझे लगता है कि वो कोई एक जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसके बारे में ज़्यादा व्यक्तिगत जानता नहीं हूँ। मेरे नाम मेरी वीडियो को जो है उसका मैंने लगा कर नाम लगा कर जो है सर्कुलेट हो रहा है, बहुत सारे कई सालों से हो रहा है। ठीक है, आपके फेवरेट नेता कौन है? मुझे लगता है बाकी सबसे बेहतर जो है हमारे अभी योगी आदित्यनाथ जी है। और हैदराबाद के टी राजा सिंह कैसे लगते हैं आपको? मैं कभी उतना विश्लेषण में बैठा नहीं उनको उनको लेकर। फेवरेट एक्टर? मैं फिल्मों में उतना और आपके सबसे फेवरेट दुश्मन कौन से हैं? हाँ, आपको आपके सबसे फेवरेट दुश्मन कौन से हैं? देखिए यहाँ व्यक्तिगत कुछ नहीं है। आइडियोलॉजिकल एनिमी? वही मैं उसी पे आ रहा हूँ कि यहाँ पे व्यक्तिगत कुछ नहीं है। तो इट इज अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस लाइक दारुल उलूम देवबंद। ठीक है, दारुल उलूम देवबंद जो है जमीयत हिंद चला रहा है। जितने भी गलत टाइप के जी कांड होते हैं इंडिया में, उनके पक्षधर में वकील खड़े करवाता है, वो हलाल सर्टिफिकेशंस करवाता है, वो एक अलग ही इकोनॉमी चला रहा है वहाँ से। जमीयत इस्लाम, उसके बाद में इनका जो तबलीगी जमात है, जमीयत यूथ क्लब है ना हो। देवबंद कह भी रहा है कि हम 1 करोड़ की फौज तैयार करेंगे, और जमीयत यूथ क्लब एनसीसी की तर्ज पे जगह जगह इंडिया भर में सेंटर्स चला रहा है। ये रिको एक्ट का उल्लंघन नहीं होगा? देखिए एक्ट उक्ट इन लोगों के ऊपर में क्या लागू होते हैं क्या लागू नहीं होते हैं, वो आप वकील लोग हैं, आप लोग जानिए, वो आप लोग बेहतर समझते हैं। ठीक है, पर इस पे नकेल कसिए। तो हमारा जो भी अगर अगेंस्ट है, तबलीगी जमात हो गया, दारुल उलूम देवबंद हो गया, ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस है, हमारा इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है हमारा। यहाँ पर्सनल कुछ नहीं है, कोई व्यक्ति वाला जो चीज होता है ना, वो सब नहीं है। युवाओं के लिए कोई संदेश? हिंदू युवाओं को यही बात बोलेंगे कि अपने आप को मजबूत बनाओ, शारीरिक रूप से जितना नॉलेज ज्ञान इकट्ठा कर सकते हैं, अपना नॉलेज और ज्ञान इकट्ठा करिए, अपना बौद्धिक स्तर बढ़ाइए, अपने नेटवर्क को मजबूत कीजिए, दोस्त ज्यादा बनाइए, दुश्मन कम बनाइए, पैसा भर के कमाइए, दबा के कमाइए। पैसे कमाने में कोई माने फुल बेशरम होके पैसा कमाइए, और उस पैसे को आप हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए जितना आप उसमें लगा सकते हैं वो लगाइए। आप ये मानते हैं कि जो हिंदू रिलीजन में मंदिर और मठों में पैसा जाता है वो उस प्रकार से प्रयोग में नहीं आता है जिस प्रकार से ज़कात लेते हैं ये इस्लामिक बॉडीज? 2 फैक्टर है, एक तो मैं सीधा सीधी एक्सेप्ट कर लूंगा कि यस देयर इज अ मिसयूज। ठीक है, हम लोग ठीक से पैसा अपना खर्च नहीं करते हैं सही चीज़ों पे हिंदुओं के बारे में। और दूसरी एक फैक्टर है कि आप अगर पूरे विश्व में हिंदू समाज के सभी साधु सन्यासी, जितने भी मठ है, जितने भी मंदिर है, कलेक्टिवली इनको क्या फंड मिला है, और इस्लाम के उलेमाओं को कितना फंड मिला है टोटल कलेक्टिवली जक़ात में, दोनों अमाउंट को कंपेयर करके देख लो, उसके बाद में कुछ बोलने बताने के लिए बचती नहीं है। पर उनको तो देश भर से मिलता है, दुनिया भर से मिलता है, हमें तो खाली एक देश दो देश से मिलता है। तो ये बोलो ना, आंकड़ा बहुत छोटा है। ठीक है, तो इन लोग, क्षेत्रफल भी तो कम है। हाँ, क्षेत्रफल भी तो कम है। क्षेत्रफल कम है। अब देखिए एक चीज़ है, यू शुड हैव इन अ हैबिट, जैसे मैं बोला हूँ कि वो लोग बॉदर नहीं करते, अकाउंटेबल नहीं करते हैं, हमें भी अपने इन लोगों को अकाउंटेबल नहीं कर। वो दान है, आपने दान कर दी, बात खत्म हो गई। सामने वाला उसका यूज कर रहा, मिसयूज कर रहा, वो उसके कर्म है। पर कहीं ना कहीं जिस पर्पस से दान किया गया है वो पर्पस पूरा नहीं हो रहा तो दान तो व्यर्थ ही हो गया ना। मैं एग्री कर जाऊँ। तो ये थे श्री सतीश अन्ना जी,
और इनको बहुत सारे लोग सैयद रिजवान बताते हैं, जो कि ये नहीं है। आज यहाँ से क्लियर हो गया। श्री सतीश अन्ना जी, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच में आए और आपने अपने वक्तव्यों से, अपने विचारों से, अपने ज्ञान से हम सबको प्रभावित एवं निर्देशित किया। धन्यवाद ईशांत। और मुझे उत्तर प्रदेश और लखनऊ से विशेष स्नेह है और मैं बार बार आता हूँ। और हमारे खुद यहाँ पे संगठन का मुख्यालय है, तो हम मुख्यालय आते रहते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं यहाँ के युवाओं को कुछ संदेश दिया, पर मैं चाहता हूँ आप लोगों को कि इस संदेश को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं तक पहुँचाइए। मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट के दौरान जो कुछ बातें हुई है, वो बातों को एक आम परिवार के लोग जो है जाने, समझे, उसके बारे में मंथन करें और कुछ एग्जीक्यूट कीजिए। अपने घरों में, अपने मोहल्लों में कुछ स्तर पर काम करिए। सिर्फ एक वीडियो देख लिए, फॉरवर्ड कर दिए, छोड़ दिए, वो मत कीजिए। आपके परिवार के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो काम करिए कुछ। धन्यवाद।